हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रिद्धि। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे रीसर्जेंस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। तो पीएसआईआर ऑप्शनल हम लोग पढ़ रहे हैं, तो उसका ये थर्ड लेक्चर है। इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं कि रीसर्जेंस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी कैसे हुई। रीसर्जेंस की बात करते हैं हम, तो ये क्वेश्चन भी आता है कि डेथ हुई थी पॉलिटिकल थ्योरी की। तो इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी हमने डिक्लाइनिंग पॉलिटिकल थ्योरी का पूरा लेक्चर जो है वो समझा था। जिसने पुराना लेक्चर नहीं देखा प्लीज़ उसको देख लो, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूएशन है कि डिक्लाइन हुआ पॉलिटिकल थ्योरी और उसके बाद रीसर्जेंस हुआ पॉलिटिकल थ्योरी का। तो इसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। 2019 का ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया है, रीसेंट क्वेश्चन है। देखो सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा गया है, कमेंट रीसर्जेंस ऑफ द पॉलिटिकल थ्योरी। डायरेक्ट क्वेश्चन है, आंसर जो है यहाँ पर गिवन है सारा। ठीक है, तो ये हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि क्या है ये रीसर्जेंस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। ऑल्सो फॉर परचेजिंग दिस कोर्स आप सिनॉप्सिस IAS की वेबसाइट पर जा सकते हैं, synopsisias.in। यहाँ पर आप जाएंगे, अलग अलग कोर्सेज आपको मिल जाएंगे। ऑप्शनल कोर्सेज में है PSIR ऑप्शनल कोर्स, तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, इट विल लीड टू यू टू दिस वेबसाइट पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। यहाँ पर आप क्लिक करोगे, यहाँ से आप कोर्स परचेज कर सकते हो। जो बेसिक कोर्स है उसमें वो सारा तो यूट्यूब पर फ्री मिल जाएगा, बट फॉर फुल कोर्स अगर आपको सारे लेक्चर्स चाहिए, पूरा कोर्स जो है वो आप यहाँ से परचेज कर सकते हैं। ऑलराइट, तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि काफ़ी डेकेड से ये चल रहा था कि पॉलिटिकल थ्योरी जो है वो डिक्लाइन हो रही है। बट एक डिफरेंस होता है डिक्लाइन होने में और डेड होने में। तो पॉलिटिकल थ्योरी डिक्लाइन ज़रूर हो रही थी, पर आप ये डिस्टिंक्शन जो है वो ड्रॉ कर सकते हो डिक्लाइनिंग में और डेड होने में। तो पॉलिटिकल थ्योरी डिक्लाइन हो रही थी बट डेड नहीं थी। तो पॉलिटिकल साइंस अगर आप इन जनरल बात करते हो और पॉलिटिकल थ्योरी इन पर्टिकुलर बात करते हो, पॉलिटिकल साइंस इज़ अ बिगर थिंग, ठीक है, उसका एक स्मॉल पार्ट है आपका पॉलिटिकल थ्योरी। तो पॉलिटिकल थ्योरी इन पर्टिकुलर अगर आप बात करते हो तो बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच है सोशल साइंस की, अभी भी काफ़ी पॉपुलर है। तो अब जब हम इसमें बात करेंगे इसके कंटेक्स्ट में, रिसर्जेंस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी के कंटेक्स्ट में, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक पॉलिटिकल साइंस का मतलब क्या था। टिल सेकेंड वर्ल्ड वॉर पॉलिटिकल साइंस का मतलब था कि भाई आप पढ़ोगे स्टेट के बारे में, ठीक है। ट्रेडिशनल टाइप में पढ़ते थे हम पहले पॉलिटिकल साइंस को, कि स्टेट के बारे में पढ़ेंगे हम, अलग अलग पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पढ़ते थे हम, ठीक है, इंस्टीट्यूशंस के बारे में पढ़ते थे अलग अलग। जैसे कि कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस हो जाते हैं, जैसे कि लेजिस्लेचर हो गया आपका, एग्जीक्यूटिव हो गया, जुडिशरी हो गया, पॉलिटिकल पार्टीज़ हो गई, प्रेशर ग्रुप्स हो गए। ये सारे आपके पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ा करते थे। ये था आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले की कहानी, ठीक है। तो पहले क्या होता था कि ये जो सब्जेक्ट था ना पूरा पॉलिटिकल साइंस का, वो सिर्फ यहीं तक रिस्ट्रिक्टेड था कि हम स्टेट के बारे में जानते थे और ये सब ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशंस के बारे में पढ़ते थे। तो पॉलिटिकल थ्योरी जो है वो यही सारे ये जो ट्रेडिशनल कंसेप्शंस थे, इन्हीं के अराउंड जो है वो रिवॉल्व करती रहती थी, ठीक है। बट धीरे धीरे क्या हुआ कि चीज़ें चेंज होने लगी, स्पेशली पॉलिसी मेकिंग पॉलिटिकल थ्योरी की फील्ड में, ठीक है। तो हुआ क्या था कि धीरे धीरे जैसे कि चेंजेस आने लगे तो पॉलिटिकल थ्योरी का जो स्कोप था वो और बड़ा बन गया था, ठीक है। तो बहुत बड़ा बन गया था। उसके बाद अब ये हमने पढ़ा टिल वर्ल्ड वॉर सेकेंड। अब वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद वाला, ठीक है, आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड। तो ये बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पर, अगर आप समझो ध्यान से, तो हमने सेकेंड वर्ल्ड वॉर को ना एक डिवाइडिंग लाइन मान लिया। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर ने एक डिवाइडिंग लाइन की तरह ये रोल प्ले किया है कि इसमें दो तरह की बातें की गई हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले क्या चल रहा है और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में क्या चल रहा है, ठीक है। तो अब बाद में क्या हुआ, स्पेशली 1950s की अगर हम बात करते हैं, इस टाइम पर क्या हुआ था कि नई डेवलपमेंट्स देखी गई थी पॉलिटिकल थ्योरी में, डेवलपमेंट्स इन पॉलिटिकल थ्योरी देखी गई थी। हुआ क्या था कि वॉर जो है उसके बाद हुआ था, बहुत सारे स्कॉलर्स थे जो कि यूरोप से माइग्रेट होकर के अमेरिका चले गए। तो बहुत सारे स्कॉलर्स थे जो कि यूरोप से माइग्रेट होके अमेरिका चले गए। बहुत सारे स्कॉलर्स ने बहुत ही सीरियस रिसर्च वर्क किया पॉलिटिकल थ्योरी पे, और उनका जो इंटरेस्ट था वो खाली पॉलिटिकल थ्योरी को ट्रेडिशनल वे में समझने का नहीं था, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले क्या हो रहा था, ट्रेडिशनल कंसेप्शंस चल रहे थे। पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये जो स्कॉलर्स थे इन्होंने ट्रेडिशनल वे में नहीं समझा उसको,
नए नए मेथड्स जो है वो उन्होंने ऑल्टरनेटिव्स निकाले। तो नया एक कंक्लूजन पे वो लोग पहुँचे कि जो ट्रेडिशनल मेथड था पॉलिटिकल फिनोमिना को एनालाइज करने का और ये थ्योरी को पढ़ने का, समझने का, ये सारी चीज़ें जो है वो इनफ नहीं है, काफ़ी नहीं है अगर आप नए रिफॉर्म्स लाना चाहते हो, पॉलिटिकल थ्योरी को रीजुविनेट करना चाहते हो। तो अगर आपको रिसर्जेंस करना है पॉलिटिकल थ्योरी का, रीजुविनेट करना है पॉलिटिकल थ्योरी का, वापस से रिवाइवल करना है, ठीक है, अगर आपको पॉलिटिकल थ्योरी का रिवाइवल करना है तो उसके लिए आपको नए मेथड्स डिवाइस करने की ज़रूरत है, न्यू मेथड्स आपको डिवाइस करने की ज़रूरत है। सबसे लेक्चर स्टार्ट होने से पहले देखो मैं पूरा आपको एक ओवरव्यू जो है वो समझा दूंगी सो दैट आपको इजीली समझ में आ जाएगी चीज़ें कि इस पूरे लेक्चर में है क्या। तो ये जो है इस चीज़ से हुआ क्या था कि नए मेथड्स डिवाइस करने पड़ेंगे रिवाइवल के लिए। उससे क्या होगा कि एक पॉलिटिकल थ्योरी को पढ़ने का जो है ना एक नया तरीका, न्यू फाउंडेशन जो है वो ले कर दी गई थी। तो नई फाउंडेशन निकल कर के सामने आई कि अब हम पॉलिटिकल थ्योरी को इस तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। अब मेन रिसर्जेंस की अगर मैं बात करूं तो मेन रिसर्जेंस कब हुआ था? मेन रिसर्जेंस हुआ था आपका जब यूनाइटेड स्टेट में हुआ था। देखो तो मेन आपका रिसर्जेंस हुआ था यूनाइटेड स्टेट्स में, ठीक है। कैसे हुआ था? स्पेशली ये हुआ था अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन में, रॉकफेलर फाउंडेशन में, जहाँ पर ये दोनों ही एसोसिएशन ने काफ़ी पाइनियर रोल प्ले किया था। हुआ क्या था, बहुत सारे रिसर्चर्स जितने भी थे, पॉलिटिकल रिसर्चर्स जितने भी थे, ये लोग जो है वो अलग अलग रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में, यूनिवर्सिटीज़ में, अमेरिका की यूनिवर्सिटीज़ में गैदर हो गए साथ में, ठीक है। और उनके जो एफर्ट्स थे वो किस तरफ लग रहे थे कि वो जो इम्पेरिकल अप्रोच था कि जिस इम्पेरिकल अप्रोच से हम लोग पॉलिटिकल थ्योरी को पढ़ेंगे उसको एनरिच करने की बात यहाँ पर हो रही थी। तो ये एफर्ट्स क्या लगे कि हम इस इम्पेरिकल अप्रोच को एनरिच करें। इम्पेरिकल अप्रोच क्या होता है? जिसमें हम पॉलिटिकल थ्योरी को साइंटिफिक डेटा के बेसिस पे पढ़ते हैं। साइंटिफिक डेटा हो गया, फैक्ट्स हो गए। तो एम्पेरिसिज्म जो है बेसिकली इम्पेरिकल अप्रोच इस पे फोकस करती है, वैल्यूज़ पे फोकस नहीं करती है, साइंटिफिक डेटा और फैक्ट्स पे फोकस करती है। वैल्यूज़ और एथिक्स और मॉरल्स पे कौन फोकस करता है? नॉर्मेटिव अप्रोच फोकस करती है। हालांकि रिसर्जेंस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी का मतलब ये हुआ था कि नॉर्मेटिव अप्रोच, नॉर्मेटिव चीज़ें जो हैं वो उसको भी एनरिच किया गया था। तो एक नई अप्रोच निकल करके सामने आई थी कि नई तरीके से हम लोग रिसर्जेंस हुआ पॉलिटिकल थ्योरी का। किस तरीके से कि आपकी जो एम्पेरिकल अप्रोच था पॉलिटिकल थ्योरी में, उसकी वजह से आपका रिसर्जेंस हुआ था पॉलिटिकल थ्योरी का, ठीक है। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा और इसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर यही था कि जो ट्रेडिशन है पॉलिटिकल थ्योरी का, उसको सब फील्ड तो मान ही लिया था पॉलिटिकल थ्योरी का, बट पॉलिटिकल साइंस का, बट बहुत सारा क्रिटिसिज्म भी उसको झेलना पड़ा था कि इस डिसिप्लिन का कैरेक्टर क्या है, डायरेक्शन क्या है, किस हिसाब से हमें ये पढ़ना है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है निकल करके सामने आई थी, बट नई नई चीज़ें आने लगी थी, नया नया स्कोप आया था, रेलेवेंस आई थी, स्टडी कैसे कर सकते हैं पॉलिटिकल थ्योरी का। तो ये जो स्कोप था वो विद टाइम और ज़्यादा ब्रॉड हो गया था कि अब हम और ब्रॉड तरीके से ये पढ़ सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे स्कॉलर्स के हिसाब से पॉलिटिकल थ्योरी जो है वो कुछ इश्यूज़ हैं जैसे फेमिनिज्म, अपॉर्चुनिटिज्म, सिनिसिज्म, एग्जिस्टेंशियलिज्म, एनवायरमेंटलिज्म, पोस्ट बिहेवियरलिज्म, ये सारी चीज़ों पर फोकस कर रहे थे, पोस्ट मॉडर्निज्म वगैरह, जिसकी वजह से पॉलिटिकल थ्योरी की फॉर्म जो है वो चेंज हो गई थी। बट विद टाइम हुआ क्या कि एक शिफ्ट देखा गया था इंस्टीट्यूशनल क्वेश्चन से लेकर के अब जो हो गया था वो शिफ्ट क्या था कि अब जो पब्लिक पॉलिसी के इश्यूज़ हैं उनको एनालाइज करने लग गए थे, जैसे कि वेलफेयर प्रोविजन हो गए, सेक्सुअल रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो गए। तो इन स्कॉलर्स के हिसाब से पॉलिटिकल थ्योरी जो है वो डेड तो नहीं हुई थी। पॉलिटिकल थ्योरी लास्ट 20 ईयर्स में काफ़ी फ्लरिश भी करी थी, बट बहुत ज़्यादा फ्रेगमेंटेड थी, अलग अलग तरीके से हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है वो देखने को मिली थी। फिर उसके बाद हम बात करते हैं पोस्ट वर्ल्ड वॉर पीरियड से। तो ये जो चीज़ें चल रही थी ट्रेडिशनल वे, ये आपका चल रहा था वर्ल्ड वॉर से पहले वाला, ठीक है, वर्ल्ड वॉर सेकंड से पहले वाला, ठीक है, पहले। अब ये जो हुआ ये हुआ वर्ल्ड वॉर 2 के बाद वाला पीरियड। बाद वाले पीरियड में नई डायरेक्शंस देखने को मिली, जैसा कि मैं आपको बता ही चुकी हूँ। बहुत सारे स्कॉलर जो है वो यूरोप से अमेरिका शिफ्ट हुए, वही सेम चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं वही कहानी जो है यहाँ पर पूरी लिखी हुई है, तो ये आपको समझना है। अब
हम लोगों को अब जो भी आंसर हम लोग लिखते हैं ना, जैसे रिसर्जेंस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी हमने लिखा, पहले आप बेसिक समझोगे कैसे हुआ क्या। रिसर्जेंस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी में पहले आप हल्का सा मेंशन करोगे कि भाई डिक्लाइन होने वाला था, बट डिक्लाइन और डेथ में एक डिस्टिंक्शन होता है, ठीक है। फिर आप इसको रिसर्जेंस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी को 2 पार्ट्स में आप डिवाइड कर दोगे कि रिसर्जेंस एक वर्ल्ड वॉर से पहले वाला, एक रिसर्जेंस वर्ल्ड वॉर के बाद वाला। इस तरीके से आपने डिवाइड किया, ठीक है। इस ऐसे आप करके चले। उसके बाद आप लिखोगे, कुछ थिंकर्स को आप ऐड कर दोगे कि उनके क्या व्यूज़ थे अबाउट रिसर्जेंस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। तो ये जो सेकेंड हाफ था 19th और 20th सेंचुरी का, इसमें वैल्यू बेस्ड पॉलिटिकल थ्योरी जो है वो रिवाइव हो गई थी। कैसे? कुछ स्कॉलर्स थे जैसे कि लियो स्ट्रॉस, ईसा बर्लिन, हैना एरेंट, लियो स्ट्रॉस अगेन, एंड माइकल ओकशॉट, बर्टन दे जुवेनाल, शर्डन वॉलिन, जॉन रॉल्स, अलग अलग जो थिंकर्स थे उनके व्यूज़ में नॉर्मेटिव जो पॉलिटिकल थ्योरी है, विच इज़ दी वैल्यू बेस्ड पॉलिटिकल थ्योरी। कौन सी है वैल्यू बेस्ड? नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थ्योरी है, ठीक है। नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थ्योरी, जिसको फिलोसफिकल पॉलिटिकल थ्योरी भी कहा जाता है, नॉर्मेटिव और फिलोसफिकल। फिलोसफिकल से आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा कि फिलोसफिकल का मतलब क्या होता है। भाई फिलोसफी वगैरह पे बेस्ड होगी ये थ्योरी, ठीक है। एथिक्स होंगे इसमें, मॉरल्स होंगे, ठीक है, वैल्यूज़ होंगी, ये सब चीज़ें थी। तो यहाँ पर क्या हुआ, लियो स्ट्रॉस क्या कहते हैं, उनके व्यूज़ क्या है रिसर्जेंस पे। लियो स्ट्रॉस जो है वो ये कहते हैं कि ये जो टर्म है पॉलिटिकल फिलॉसफी, इसको जो है आप पॉलिटिकल फिलॉसफी की जगह अब ये यूज़ करते हैं पॉलिटिकल थ्योरी का टर्म। उनके लिए ये जो डेमोक्रेसी का ग्रोथ है वो है लिबरल डेमोक्रेसी, ठीक है। डिक्लाइन नहीं है पॉलिटिकल थ्योरी का। तो उन्होंने क्या कहा था कि बेसिकली जो पॉलिटिकल फिलॉसफी है वो एक डिस्टिंक्टिव काइंड्स ऑफ पॉलिटिकल थॉट हमारा दर्शाती है। तो उन्होंने किस पे फोकस किया था कि हम ट्रेडिशनल मेथड्स पर फोकस करते हैं। तो यहाँ पर हो क्या रहा था कि यहाँ पर फोकस जो हो रहा था वो आपका जो आपके पुराने मॉडल्स थे जिस पे आप ट्रेडिशनली फॉलो करते आ रहे थे, जो आपकी नॉर्मेटिव मेथड्स थे, जो कि बेसिकली फोकस किस पे करते थे, वैल्यूज़ पे, अगेन वही फिलोसफिकल अप्रोच पर, ठीक है। तो ये लियो स्ट्रॉस फॉलो करते थे कि इंपॉर्टेंस क्या है ट्रेडिशनल नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थ्योरी का, कि अगर आप मॉडर्न डे टू डे प्रॉब्लम्स से डील करते हो तो उनके हिसाब से आज की डेमोक्रेसी जो है वो मास डेमोक्रेसी है, ठीक है। इसीलिए पॉलिटिकल थ्योरी का जो लिंक है पॉलिटिक्स की थ्योरी से वो एक अनब्रेकेबल लिंक बनता है उनके हिसाब से, ठीक है। और पॉलिटिकल साइंस और पॉलिटिकल फिलॉसफी उनके लिए आइडेंटिकल है। ये थे आपके लियो स्ट्रॉस के व्यूज़। अब ईसा बर्लिन के व्यूज़ क्या है रिसर्जेंस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी पे। देखो ये जो थिंकर है आपके पर्टिकुलर, इनके व्यूज़ जानना आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक मेन पर्सन थे जिनके व्यूज़ मैटर बहुत ज़्यादा करते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे। और ये क्वेश्चन जो है अकेला अलग से भी पूछा जा सकता है कि ईसा बर्लिन के व्यूज़ क्या है रिसर्जेंस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी पे, क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट पर्सन है जिन्होंने रिसर्जेंस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी में बात की थी। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ज़रूर आप ध्यान से पढ़ लेना, एक प्रोबेबल क्वेश्चन बनता है एग्ज़ाम में, ठीक है। अब ईसा बर्लिन जो है उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था, डज पॉलिटिकल थ्योरी एग्जिस्ट। ये उनका आर्टिकल था जिसमें उन्होंने ये कहा था कि पॉलिटिकल थ्योरी अभी भी जिंदा है, अभी भी एग्जिस्ट करती है। कैसे? पॉलिटिकल थ्योरी को अगर आप पॉलिटिकल फिलॉसफी की सेंस में भी अगर आप देखते हो तो ना ही वो डेड है और ना ही वो डिक्लाइन की स्टेट में है। तो वो ये कहते हैं कि पॉलिटिकल थ्योरी जो है वो कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती है। उनके हिसाब से ये डिक्लाइन जो होने लगा था पॉलिटिकल थ्योरी का, कि किसकी वजह से ये डिक्लाइन होने लगा था, तो वो ये बताते हैं कि डिक्लाइन उन लोगों की वजह से हुआ था जो क्लासिकल ट्रेडिशन को रिप्लेस करने की कोशिश करते हैं, जो कि एक अथॉरिटी जो है वो अपनी जमाने की कोशिश करते हैं और ये अथॉरिटी इस्टेब्लिश करने के साथ साथ उसको एक्सेप्ट करते हैं। तो हमेशा से ही इंसान ने एक अथॉरिटी जो है वो अपनी इस्टेब्लिश करने की कोशिश की है, जिसकी वजह से पॉलिटिकल थ्योरी की कुछ हो सकता है कि कुछ पोर्शन पॉलिटिकल थ्योरी का वो अपनी रेलेवेंस जो है वो छोड़ भी दे, बट अगर एक मेन सब्जेक्ट की बात आते हैं तो मेन सब्जेक्ट जो है वो अपनी रेलेवेंस जो है वो छोड़ नहीं सकता, ठीक है। तो ये चीज़ जो है पूरी कही गई है ईसा बर्लिन के हिसाब से कि पॉलिटिकल थ्योरी कभी भी डिक्लाइन डेड नहीं हो सकती है, ख़त्म नहीं हो सकती। अब जॉन रॉल्स के क्या व्यूज़ थे पॉलिटिकल रिसर्जेंस पे। तो जॉन रॉल्स जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल फिलोसोफर रहे हैं लिबरल ट्रेडिशन की अगर हम बात करते हैं।
और ये सेकेंड हाफ ऑफ 20th सेंचुरी के फिलोसोफर रहे हैं। इनको ये माना जाता है थ्योरी ऑफ जस्टिस इन 1971 के लिए इनको काफ़ी माना जाता है। पॉलिटिकल थ्योरी जो है वो जॉन रॉल्स के एक क्लासिक्स हैं, उनमें उसका रिवाइवल की बात की गई है। ठीक है, तो अलग अलग कुछ फिलोसोफर्स हैं, कुछ अलग अलग आपके पॉलिटिकल फिलोसोफर जो रहे थे, उनके व्यू पॉइंट जो है उनको हम किस तरीके से जॉन रॉल्स से लिंक करते हैं। ठीक है, तो उनके व्यू पॉइंट्स पे जॉन रॉल्स जो है वो अग्री भी करते हैं बहुत सारी चीज़ों पे, जैसे कि उन जॉन रॉल्स का जो थ्योरी ऑफ जस्टिस है वो डेविड ईस्टन के बिहेवियरलिज्म के बारे में भी दर्शाता है। साथ में उनका जो थ्योरी ऑफ जस्टिस है वो उन्होंने जॉन लॉक के थ्योरी ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट से भी उठाया है थोड़ा सा, और कांट की जो इमैनुअल कांट की जो थ्योरी ऑफ इंडिविजुअलिज्म है उससे भी किया है। तो वो एनरिच करते हैं अपने जो उनके जो क्लासिक्स हैं, उनको उन्होंने अलग अलग जो इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल फिलोसोफर्स हैं उनकी थ्योरी से उन्होंने अपना ही एक फिलोसफी जो है वो एनरिच की है। तो ये कहते हैं कि जस्टिस जो है वो पहले सोशल इंस्टीट्यूशन का एक वर्च्यू है, इट इज़ ट्रूथ के वो ये बेसिकली कहते हैं कि अगर हम मान लो एक लिबरल, अगर हम डेमोक्रेटिक सोसाइटी का पार्ट है, एक लिबरल डेमोक्रेसी का अगर हम पार्ट हैं, तो यहाँ पर अभी आपका सोशल कोऑपरेशन होना ज़रूरी है। ये आपके थॉट्स हैं जॉन रॉल्स के, सोशल कोऑपरेशन होना ज़रूरी है। सोशल कोऑपरेशन कहाँ कहाँ होना ज़रूरी है कि अगर आप एक पर्सन खुद को अलग अलग प्रॉब्लम्स को, जितनी भी प्रॉब्लम्स आती हैं अलग अलग टाइप्स की, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लें आपस में, तो उसमें सोशल कोऑपरेशन होना जो है लिबरल डेमोक्रेटिक सोसाइटी में ज़रूरी है। किस तरीके की? से लिबर्टीज़ की, प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिबर्टीज़, अपॉर्चुनिटीज़, इनकम, वेल्थ, बेसिस ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट, इस तरीके की प्रॉब्लम जो है उनमें आप एक दूसरे को डिस्ट्रीब्यूट कर लो। ठीक है, जैसे कि अगर प्लेटो की बात करते हैं, प्लेटो के लिए पॉलिटिकल फिलॉसफी जो है वो था कि अगर आप नॉलेज को फैक्ट्स में सर्च करें, ठीक है, नॉलेज इन फैक्ट आप सर्च करें। ठीक है, एरिस्टोटल ने पॉलिटिकल एक्टिविटी को किस तरीके से लिखा था, दर्शाया था कि प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस के तौर पर। ठीक है, कि पॉलिटिकल एक्टिविटी एज अ प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस। तो प्रैक्टिकल मैटर्स में जॉन रॉल्स ही कहते हैं कि बेसिकली अलग अलग वैल्यूज़ होती हैं, अलग अलग फैक्ट्स होते हैं, कुछ लोग कुछ कह रहे हैं, कुछ लोग कुछ कह रहे हैं। जैसे प्लेटो जो है वो फैक्ट्स की बात कर रहे हैं, ये वैल्यूज़ की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये है कि जब तक 19th सेंचुरी था, 19th सेंचुरी के बिगनिंग तक कोई डिफरेंस नहीं था वैल्यूज़ और फैक्ट्स के बीच में। तो अगर ये जो डिस्टिंक्शन बनाने की बात होती है पॉलिटिकल फिलॉसफी में, पॉलिटिकल साइंस में, ये तो आती ही नहीं है ना, अराइज ही नहीं होती। ये डिस्टिंक्शन की बात आ ही कहाँ से गई जब वैल्यूज़ और फैक्ट्स के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है। तो इसीलिए ये कहा गया था कि जो आपकी हिस्ट्री है पॉलिटिकल थ्योरी की, वो एक स्ट्रॉन्ग व्यूज़ जो है वो बना करके रखते हैं। पब्लिक इश्यूज़ जो आते हैं डे टू डे लाइफ में, तो उसके लिए आपके व्यूज़ जो हैं वो स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। वो स्ट्रॉन्ग व्यूज़ कहाँ से आते हैं कि आप पॉलिटिकल थ्योरी की हिस्ट्री देखो, तो हिस्टोरिकल आपके जो चीज़ें रही हैं, फैक्ट्स रही हैं, वो आपके एक तरीके से एक्सपीरियंसेस में काउंट होते हैं, कि आपके वैल्यूज़ में काउंट होते हैं, कुछ आपके फैक्ट्स में भी काउंट होते हैं। तो वैल्यूज़ और फैक्ट्स दोनों साथ में को एग्जिस्ट करना ज़रूरी है। ये सब चीज़ों के बारे में ना आगे हम अप्रोचेस जब पढ़ेंगे उसमें पूरा प्रॉपर तरीके से डिस्कस होगा, अलग अलग अप्रोचेस जब डिस्कस होंगी। तो ऑल इन ऑल यही कहा जाता है कि जैसे जैसे इंटरेस्ट, अगर आपके स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट हैं अलग अलग इश्यूज़ पे, जितने भी आपके पब्लिक इश्यूज़ हैं, अगर उन पे आपके इंटरेस्ट स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें जो हैं आपकी पॉलिटिक्स में रिफ्लेक्ट करेंगी। ठीक है, और जो ह्यूमन सोसाइटी है वो धीरे धीरे टाइम के साथ साथ और ज़्यादा एडवांस होती रहेगी, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी ग्रो करेगी, रैपिड कम्युनिकेशन होगा, तो जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ेंगी लोगों को पॉलिटिकल थ्योरी की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो इस वजह से हम पढ़ते हैं ये रीसर्जेंस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी इसीलिए हुआ था कि डेथ नहीं हो सकती अभी पॉलिटिकल थ्योरी की, तो रीसर्जेंस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी जो है वो हमें देखने को मिला था। ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद वाला फेज जो है, ये चीज़ें आपको इस तरीके से लिखनी है। अलग अलग थिंकर्स हैं, देखो अलग अलग थिंकर्स के व्यूज़ जो हैं वो जानना आपके लिए ज़रूरी है। ऑलराइट, तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे अप्रोचेस टू पॉलिटिकल थ्योरी। ये पूरा हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। अलग अलग अप्रोचेस को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली नॉर्मेटिव और इम्पेरिकल अप्रोच। ये तो बिल्कुल भी छोड़ के जाने की ज़रूरत नहीं है, हर साल क्वेश्चन आता है, एवरी ईयर क्वेश्चन आता है नॉर्मेटिव इम्पेरिकल पर, चाहे वो हो गया कि आपका डिस्टिंक्शन हो गया
नॉर्मेटिव इम्पेरिकल का, या खाली नॉर्मेटिव पूछ लिया, खाली इम्पेरिकल पूछ लिया, तो ये तो बिल्कुल छोड़ के नहीं आना है। सिस्टम अप्रोच पे क्वेश्चन आता है, बिहेवियरलिज्म पे, पोस्ट बिहेवियरलिज्म पे क्वेश्चन आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। तो नेक्स्ट लेक्चर्स हम लोग में अलग अलग अप्रोचेस जो है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है और सीधा सीधा आंसर लिख करके आना है, कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे यहाँ से। ऑलराइट, तो आज के लिए इतना पढ़ते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।